वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा अवेयरनेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसके लिए हम प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रैक्टिस सेट पेपर है वो हम देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं आज सीटेट के ईवीएस के पोर्शन की। तो ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है, तो आज हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर का 2021 का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और चंडीगढ़। तो इसका जो हमारा आंसर है, इसमें पूछा गया है कि नहीं है, तो इसका हमारा आंसर है मणिपुर। क्या है? मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी कि पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। तो वह कौन कौन से? तो हमारा पहला ऑप्शन है बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई। तो इसका हमारा आंसर रहने वाला है वो है हमारा गुजरात और तमिलनाडु। का आंसर हमारा है गुजरात और तमिलनाडु। ये बॉम्बे हाई और पेट्रोलियम के कच्चे उत्पादक राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो ये बोलता है कि हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो ए ऑप्शन मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर है हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन सा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो पौधों के लिए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। तो हमें इसका पूछा गया है, तो इसका हमारा सही आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका हमारा सही आंसर है कि पौधों को सहारा देना, हुमन प्रदान करना, भोजन संचित करना या भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो इसका जो हमारा आंसर रहने वाला है वो है हमारा आंसर नंबर डी, यानी कि पहला हमारा क्या रहेगा, भोजन को पौधों को सहारा देना, उसके बाद भोजन संरक्षित करना, और ऑप्शन नंबर डी पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो इससे हमारा क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 65। ये कहता है कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता के लिए डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियाँ और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। ये कस्बा अब किस राज्य में का भाग है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। इसका आंसर हमारा जो ए ऑप्शन है वो है कर्नाटक, बी ऑप्शन केरल, और सी ऑप्शन है हमारा तेलंगाना, और डी ऑप्शन है हमारा तमिलनाडु। तो कमेंट करके बताइए इसका कौन सा आंसर है क्वेश्चन नंबर 65 का। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना, जो पोचमपल्ली के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थ के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा गुड़, आंवला, टमाटर, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, बंद गोभी, टमाटर, बंद गोभी, आंवला और पालक। तो हमको कैसे देखना है कि क्वेश्चन को हम कैसे काटें। तो गुड़ में पाया जाता है, आंवला खट्टा होता है पाया जाता है, टमाटर इसमें नहीं पाया जाता, आंवला, पालक, गुड़ इसमें पाया जाता है।
आंवला, बंद गोभी और टमाटर। तो बंद गोभी में नहीं पाया था, इसलिए हमारा आंसर कट होता है। बंद गोभी, आंवला और पालक, इसमें बंद गोभी दे रखा है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा कट होता है। तो बचा हमारा क्वेश्चन नंबर बी, ये इसका सही आंसर है। बात करते हैं 67 की। तो निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने की योग्यता रखता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है हमारा? फाख्ता, कौवा और मोर। सेकंड है हमारा बाज, कबूतर, तोता, कौवा, चील और बुलबुल, बाज, चील और गिद्ध। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, इसको हम कैसे काटेंगे। तो फाख्ता, कौवा और मोर, ये तो हमारा नहीं होगा। तो फिर क्या रहने वाला है? ये हमसे पूछा है कि 4 गुना दूरी तक कौन देख सकता है। तो इसमें हमारा है कौवा, यानी कि ए ऑप्शन में, और मोर, मोर की वजह से ए ऑप्शन हमारा कट होता है। अब बात करते हैं हम बी ऑप्शन की। तो बाज, कबूतर और तोता, तो इसमें तोता होने की वजह से ये हमारा ऑप्शन कट होता है। बात करते हैं सी ऑप्शन की। तो कौवा, चील और बुलबुल, कौवा, चील हो सकता है, लेकिन यहाँ बुलबुल दिया है, तो इसकी वजह से ये ऑप्शन भी हमारा कट हो सकता है। और बचा है हमारा फोर्थ, तो बाज, चील और गिद्ध, तो यही आंसर हमारा क्या है? राइट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खम्भों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो वह राज्य कौन सा है? तो ए ऑप्शन है हमारा राजस्थान, लद्दाख, असम और उड़ीसा। तो इसका आंसर कौन सा रहने वाला है? तो हम बात करते हैं अगर हम राजस्थान की, तो राजस्थान में मजबूत बांस, यानी कि यहाँ इससे तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि राजस्थान रेतीला इलाका है, तो यहाँ तो हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं हम लद्दाख की। तो लद्दाख में बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, ठंडा इलाका है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमें इसी तरह क्या करना है? ऑप्शनों को कट करना है। अब बचता है हमारा असम। असम एक ऐसा राज्य है, यहाँ भारी वर्षा होती है, तो इसका आंसर हमारा क्या रहने वाला है? असम। तो ये हमारा राइट आंसर। यहाँ पे ढालू छतें लकड़ी के मजबूत बांस के खम्भों पर 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ बर्फ़ ज़्यादा होती है। यहीं पर असम में ही माजुली द्वीप स्थित है, तो यहाँ पे कुछ समय पहले बाढ़ आई थी। वो कहाँ है? हमारा असम में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर, यानी कि गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर, और पटना यो बिहार की राजधानी की दिशाएं क्या हैं? तो ये हमसे क्या पूछ रहा है कि ये दिशाएं पूछ रहा है, यानी कि भारत की दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना बिहार की दिशाएं क्या हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। और ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। यानी कि जो हमारा गुजरात है वो कहाँ है? किसके सापेक्ष है? पूर्व के। तो इसी तरह हमारा ऑप्शन नंबर क्या बनता है? दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो ये किसने एक्सपेरिमेंट किया था, उसका नाम बताइए। तो वो है हमारे ग्रेगोर जोहन मेंडल। इसको मेंडल से याद रख सकते हैं, मेंडल।
चार्ल्स डार्विन और स्वामीनाथन एग्रीकल्चर से संबंधित हैं। जॉर्ज मेंटल और चार्ल्स डार्विन जिन्होंने जिराफ के ऊपर प्रयोग किया था, जिराफ की लंबी गर्दन का इन्होंने पूरा विश्लेषण किया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। तो ये है हमारा पदार्थ, बी ऑप्शन प्राकृतिक संसाधन, सी ऑप्शन चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, डी ऑप्शन चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो हमारे जो पर्यावरण की जो थीम है उसमें से 2005 के ईवीएस पाठ्यक्रम में जो 6 थीमों में से उसमें से एक थीम कौन सी है, हमको ये बताना। इसमें से हमारे जो है पदार्थ, ये थीम नहीं है, ये एक टॉपिक है उसके अंदर का। प्राकृतिक संसाधन, ये भी एक थीम नहीं है, ये एक टॉपिक है उसके अंदर का। चीज़ें कैसे काम करती है, ये भी कोई थीम नहीं है, ये भी इसी टॉपिक से। तो हमारी थीम क्या है, चीज़ें जो हम कैसे बनाते हैं और करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। बात करते हैं हम 72 की। तो 72 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है हमारा, उपाख्यान अभिलेखों में से क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। तो बोलता है उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। तो ये बोलता है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो क्वेश्चन हमारा 72 का जो आंसर बनता है वो क्या होता है। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है, इसको हम कैसे पता करेंगे, क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। तो हमको यहीं से कट करके करना है जब हमारा आंसर निकलता है। तो ये कहता है कि मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, तो ये हमारा एक पॉजिटिव आंसर बनता है, यानी कि ए राइट। सॉरी, बात करते हैं बी की। तो बी कहता है हमारा निर्णय वाले कथनों को लिखना, बोलता है निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये भी सही है। मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करा, तो हम कमजोरियों की पहचान कर सकते हैं, लेकिन मजबूरियों की पहचान करना ये एक गलत ऑप्शन। बात करते हैं डी की। तो बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना, बच्चों की रुचियों की पहचान करना यहाँ तक तो ठीक है इसका आंसर, लेकिन संबंधों आदि की पहचान करते हुए संबंधों से क्या मतलब है, तो ये इस वजह से हमारा ये क्या होता है रॉन्ग। तो इसका सही आंसर जो बनता है, इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और बी ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 73 क्वेश्चन, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। क्वेश्चन है हमारा, आप एक एकीकृत विषय के लिए कैसे पाठ्य योजना बनाएंगे। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, यानी कि एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, ये यहाँ तक सही लगता है। बात करते हैं बी ऑप्शन की। तो अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। सी कहता है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंधन करेंगे। और ऑप्शन नंबर डी कहता है हमारा पर्यावरण विषय के लिए अलग अध्यापन का प्रबंधन करेंगे। तो हमारा ऑप्शन हम इसमें से कैसे राइट आंसर निकालेंगे, तो वो देखते हैं हम। ये कह रहा है कि 4th नंबर से स्टार्टिंग करते हैं, पर्यावरण विषय के लिए अलग अध्यापक का प्रबंधन करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग होगा। रॉन्ग इसलिए होगा कि हम पर्यावरण विज्ञान के लिए एक अलग से करेंगे, तो नहीं, पर्यावरण विज्ञान और विज्ञान एक ही टीचर इसको पढ़ा सकता है, इस वजह से ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। बात करते हैं सी की। तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंधन करेंगे, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या होता है, रॉन्ग होता है। अब बोलता है ऑप्शन नंबर बी कि अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। अगर अब ऐसी अलग अलग योजनाएं बनाने लग गए तो बच्चे का क्या होगा, तो इस वजह से ये ऑप्शन क्या होता है, हमारा गलत होता है। अब बचता है हमारा ए, तो ए हमारा क्या है, राइट आंसर। बात करते हैं हम 74 की। तो
74 हमारा क्या कहता है, 74 हमारा क्वेश्चन कहता है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, यानी कि पुनीत जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो क्या चाहता है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है हमारा परीक्षण करना कि विद्यार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि पाचन से संबंधित विद्यार्थियों के विचारों का प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। तो इसमें से हमारा क्या सही हो सकता है। तो पुनीत कहता है कि क्लास का पहले आप देखेंगे क्लास कौन सी, तो कह रहा है कि पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। तो पुनीत क्या चाहता है, तो पुनीत चाहता है कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। यानी कि जैसे हम पाचन का तंत्र बनाएंगे तो बनाते तो उसमें एक थॉट आते हैं, ये ऐसा क्यों, किस लिए, तो वो क्या होता है, विचार उत्पन्न होते हैं। इससे उसको भोजन की विषय की पूरी जानकारी हो जाती। तो इसी के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, राइट हो जाता है। अगर हम सी की बात करें तो अच्छे ड्राइंग कौशल वाले विद्यार्थी की पहचान करना, तो यहाँ ड्राइंग से कोई मतलब है नहीं है। अगर हम डी की ऑप्शन की बात करें तो पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, तो इस एज तक बच्चा मूल्यांकन करना ढंग से सीख नहीं पाता है, तो इस वजह से हमारा डी ऑप्शन भी गलत होता है। अब बात करते हैं ए की, तो परीक्षण करना कि विद्यार्थी नामांकित आरेख बना सके, तो इससे भी कोई मतलब है नहीं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 75 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है, तो निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। हमेशा कभी याद रखना कि क्या पूछा है और क्या नहीं, ये खास तौर पे हमें याद रखना है, इसी से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो नहीं का विशेष ध्यान रखें। तो ये हमारा कहता है कि क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। तो कहता है कि रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। बी कहता है अधिगम की सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने की मदद करता है। सही बात है। इसके छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। बच्चों के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, ये भी बात सही है। तो इसका जो राइट आंसर वो बनता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि इसकी तिमाही में दी जानी चाहिए, ये बात सही नहीं है। बात करते हैं 76 क्वेश्चन की, तो 76 कहता है कि स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। तो स्मिता को निम्नलिखित में से किसकी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए कहता है कि रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करना। बी ऑप्शन कहता है विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि केवल लड़कों के प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। और ऑप्शन नंबर डी कहता है हमारा एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हो। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को ही समझते, क्वेश्चन आखिर हमसे कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन कहता है कि स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है कि स्मिता को निम्नलिखित अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, तो मॉडलों से इसका बच्चों पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के कार्यों को फ्लैश कार्ड कर दिखाएं। हाँ, एक बार को थोड़ा बहुत ये सही लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं। कहता है केवल लड़कों के प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें।
तो यहाँ एक विषमता आ जाती है छात्र और छात्राओं में, तो ये हमारा ऑप्शन गलत होता है। बात करते हैं ठीक है, तो एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक हो। ऑटो चालक से ये समझ लगाया जा सकता है कि हम लैंगिक विषमता को रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि ऑटो चालक एक माँ है, एक पिता होता है, तो इन दोनों में लैंगिक विषमता पाई जाती है। तो इसी कारण हमारा एक जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही होता है, जिससे हम लैंगिक रूढ़िवादिता को दूर कर सकते हैं। मतलब कि लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होता। तो इस हिसाब से हमारा 76 क्वेश्चन का हमारा जो आंसर बनता है वो हमारा होता है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं हम 77 के। तो 77 में कहता है कि कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि समय आमतौर पर अपना काम कार्य नहीं करता? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है हमारा उसकी कठिनाइयों को पता लगाएं और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। बी ऑप्शन कहता है किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। तो ये इसका जो हमारा आंसर बनता है वो बनता है हमारा आंसर नंबर ए। ये कहता है उसकी कठिनाइयों को पता लगाएं और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने की बात करें। बात करते हैं 78 की। तो मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है हमारा वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है हमारा वह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। और ऑप्शन नंबर हमारा डी कहता है यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। तो इसका जो आंसर हमारा बनता है वो बनता है हमारा डी ऑप्शन। ये कहता है कि इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। बात करते हैं हम 79 की। तो 79 हमारा कहता है कि ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या है? तो ईवीएस में मानचित्रण कौशल से क्या आशय है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है लैंडस्केप खींचने के कौशलों को विकसित करता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि पूर्व अनुमान और गणना के कौशलों को विकसित करता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि रिकॉर्डिंग कौशलों को विकसित करता है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो इसका हमारा जो आंसर रहने वाला है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये कहता है कि स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80 के। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विद्यार्थियों को तर्कतापूर्वक सीखने में। ऑप्शन नंबर सी कहता है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। ऑप्शन नंबर डी कहता है दी गई सूचना और विकरणों से सीखने में मदद करता है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, तो वह किस में है? तो इसका हमारा अगर हम ए ऑप्शन को देखते तो पाठ्यक्रम के भार को कम करने में, तो ये हमारा सही ऑप्शन नहीं है। बात करते हैं हम डी की, तो दी गई सूचनाओं को विवरणों को सीखने में, तो इससे भी हमारा कोई अर्थ नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन।
पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विद्यार्थियों की सार्थकता पूर्वक सीखने में क्या करता है, मदद करता है। बात करते हैं हम 81 की। तो 81 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में क्या AVS के आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है। व्यापक संकेत नहीं है तो वह सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार, अवधारणा और मानचित्र। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा अवधारणा मानचित्र। इसमें हमसे पूछा गया है कि नहीं है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए। नहीं है पूछा है तो सहयोग है, न्याय के प्रति सरोकार है, समानता के प्रति सरोकार, अवधारणा के मानचित्र का सरोकार नहीं है। तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर क्या बनता है, डी राइट आंसर है। बात करते हैं हम 82 की। तो 82 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के EVS के पाठ्यक्रम पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कहता है कि यह इतिहास के स्रोत की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। हो सकता है यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन करने की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। ऑप्शन सी कहता है यह विद्यार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सहारा देने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो इसका जो हमारा आंसर रहने वाला वो है हमारा ए सी और डी। क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या है हमारा बी, यानी कि ए सी और डी। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83। अब 83 देखते हैं क्या कहता है हमारा। ये कहता है कि अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ पहाड़ी उन्हें एक ऐसी गतिविधियों से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा। तो ऑप्शन ए कहता है कि कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। बी कहता है कि समूह चर्चा को प्रोत्साहन करना। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि उचित साधन के लिए स्मार्ट कक्षा का उपयोग करना। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण करना। तो 83 का जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण करना। यानी कि हम क्षेत्र का भ्रमण करके देखेंगे तो बच्चे अच्छे से उसको सीख पाते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। तो इस वजह से हमारा क्वेश्चन नंबर डी है वो हमारा राइट हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। तो इकहरा अपने शिक्षार्थियों को EVS में समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है हमारा ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है। और बी कहता है कि ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। और ऑप्शन नंबर सी कहता है कि ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। तो 84 का जो हमारा आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। तो 85 कहता है हमारा पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो हमारा जो आंसर है वो कहता है कि ए ऑप्शन अनुशासन को बनाए रखने के लिए, बी कहता है ध्यान खींचने के लिए और नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। जो हमारा 85 का जो आंसर है वो है हमारा कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। बात करते हैं 86 की। तो 86 कहता है नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ है जंगल।
तो वह किस राज्य में है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। झारखंड जंगलों में क्या बोलते हैं? तोरा। बात करते हैं हम 87 की। 87 कहता है कि आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, अतः आप ठीक दक्षिण में 125 किलोमीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूरब में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर बाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। तो बाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स आपका घर कहाँ स्थित है? तो इसका जो हमारा आंसर रहने वाला है वो है हमारा 87 का थी, यानी कि 100 मीटर ठीक पश्चिम में। 100 मीटर ठीक पश्चिम में। बात करते हैं हम 88 की। 88 कहता है कि कोई लड़का नागरकोइल में मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरहोल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा लूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपको अभी यहाँ आंसर बताने वाली हूँ। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं, तो मैं ऐसे क्वेश्चन को सेकंड क्लास में डिस्कशन करूँगी। तो हाल फिलहाल में भी इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है हमारा 88 का 2, यानी कि 38.5 किलोमीटर। बात करते हैं हम 89 की। तो नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? बात करनी है नहीं की, यही नहीं करनी कि सही है। तो प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, ये बात सही है, जो अंडे देती है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। सी ऑप्शन कहता है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। और नंबर डी कहता है कि छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। तो हमारा जो 89 का जो ऑप्शन है वो है हमारा नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हम बात करते हैं हम 90 की। तो आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो यानी कि जो मिर्ची है सबसे पहले भारत में कहाँ से आई, इनके कौन से देश के व्यापारी इसको सबसे पहले लेके आए थे? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाला। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है मैं आपको 1 बाय 1 करके हर रोज़ एक न एक प्रैक्टिस सेट पेपर मतलब 30 क्वेश्चन आपको पर डे कराने वाले हैं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।